कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि रिकर्सिव कॉल्स को ट्रेस कैसे किया जाता है. वी हैव अ फंक्शन named mystery over here, so for the moment we don't know what it does. As input we pass some integer value n to this function call, and the return type for this function is int. There are two cases. The base case is if n is less than 10, the function will simply return the value of n. Else the recursive case, हम पहले क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल a डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, n डिवाइडेड बाय 10. कीप इन माइंड जो भी आंसर आएगा बेशक वो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, a चूंकि इंटीजर वेरिएबल है तो सिर्फ इंटीजर वाला हिस्सा ही a में स्टोर होगा. नेक्स्ट लाइन पे वी आर डिक्लेयरिंग another variable b, once again of type int, and in b we will store n मॉड्यूलस 10. ठीक, रिकर्सिव पार्ट में क्या होगा, यही फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, लेकिन जो आर्गुमेंट के तौर पे इनपुट जो वैल्यू पास होगी दैट विल बी a प्लस b. ठीक, तो अब सवाल ये है कि अगर हम यही फंक्शन मिस्ट्री कॉल करते हैं एज इनपुट वैल्यू 6, 4, 8, तो क्या आंसर रिटर्न होगा. तो काइंडली अगली स्लाइड पे नहीं जाना, वीडियो यहीं पे पॉज करनी है, पेज और पेंसिल निकालें, इस फंक्शन का कंप्लीट ड्राई रन करें. जब आप सॉल्यूशन डिराइव कर लें उसके बाद अगली स्लाइड पे जाना है. देखते हैं. ठीक, तो फर्स्ट कॉल 648 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो बेस केस नहीं है, रिकर्सिव केस है. पहले क्या होगा, a में क्या स्टोर होगा, 648 डिवाइडेड बाय 10, 64.8 आंसर आता है, लेकिन इंटीजर पार्ट 64 स्टोर होना है. नेक्स्ट 648 मॉडुलस 10, क्या स्टोर होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 8 है, 8 स्टोर होना है. ठीक, यहाँ अगर हम देखें 64 8, 64 प्लस 8, यही फंक्शन दोबारा कॉल होना है विद वैल्यू 72. 72 बेस केस नहीं है, तो पहले a में इस पर्टिकुलर कॉल के लिए, मिस्ट्री 72 कॉल के लिए a में स्टोर होगी वैल्यू 7, b में 72 मॉडुलस 10 का रिमाइंडर 2, 7 प्लस 2 9, तो फंक्शन कॉल जो होगी अगली रिकर्सिव दैट विल बी मिस्ट्री 9. 9 बेस केस है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और सिंपली क्या रिटर्न होगा, 9. अब एक चीज ध्यान में रखें, मिस्ट्री 9 कॉल पे जब 9 रिटर्न होगा, 9 वैल्यू रिटर्न होगी, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कौन सी कॉल पे जाएगा, एक्टिवेशन स्टैक से ये फंक्शन कॉल पॉप होने के बाद कंट्रोल जाएगा मिस्ट्री 72 पे. कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे. मिस्ट्री 72 जब कॉल हुई थी तो इस लाइन पे मिस्ट्री 9 कॉल हुई थी, कंट्रोल मिस्ट्री 9 कॉल से वापस आया है, 9 वैल्यू रिटर्न हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड या डिवाइड नहीं कर रहे, जो कि हम फैक्टोरियल या फिबोनाची सीक्वेंस के केस में कर रहे थे. तो एज इट इज जो भी आंसर आया है वो रिटर्न हो जाएगा. तो 9 आंसर रिटर्न हुआ 9 कॉल से, वो मिला 72 वाली कॉल को, एज इट इज वही 9 आंसर रिटर्न होगा. कंट्रोल 72 से जाएगा ओरिजिनल जो फर्स्ट कॉल थी 648 पे, इस लाइन पे, एज इट इज बेसिकली 648, यहाँ 72 कॉल हुई थी, तो 72 से वही 9 आंसर आया है, वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा. तो जो फाइनल आंसर आएगा मिस्ट्री 648 कॉल के लिए दैट इज 9. ठीक, ये इस तरह की एक दो एग्जांपल्स करवाने का मकसद ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कुछ खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हो. जो रिकर्जन है, कोई रिकर्सिव प्रोसीजर है, उसको समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ. एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वंस अगेन आपने सॉल्यूशन पे नहीं जाना, वीडियो पॉज करनी है, इसको खुद ही सॉल्व करना है फॉर मिस्ट्री 348 जो कॉल है उसके लिए. जब आप सॉल्यूशन निकाल लें
उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके और आंसर कंपेयर करें यहाँ से। तो पहले की तरह का ही फंक्शन है, एज आर्गुमेंट एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, रिटर्न टाइप में रिटर्न में भी हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। बेस केस इफ जो है वो n लेस देन 10 ही है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। बेस केस अगर n की वैल्यू लेस देन 10 हो, इसका आंसर हमें पता है क्या है, 10 टाइम्स जो भी वैल्यू आई है n प्लस n, एल्स द रिकर्सिव पार्ट। और अब आप देख सकते हैं इस वाले मिस्ट्री फंक्शन में यही फंक्शन 2 मरतबा कॉल हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है। तो पहली कॉल होगी मिस्ट्री n डिवाइडेड बाय 10, ये तब होगा जब n की वैल्यू 10 या उससे ग्रेटर हो। जो आंसर आएगा वो हम a में स्टोर करेंगे। अगली कॉल होगी n मॉडुलस 10, जो भी आंसर आएगा b में स्टोर करेंगे। और फिर फाइनली रिटर्न 100 टाइम्स a प्लस b। ठीक, आपने इस फंक्शन का ड्राई रन करना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है फॉर कॉल 348। अब देखते हैं। ठीक है, और जैसे फिबोनाची सीक्वेंस का जो प्रॉब्लम था उसकी जो रिकर्सिव डेफिनेशन थी, फिबोनाची फंक्शन खुद को ही एक से ज़्यादा मरतबा कॉल कर रहा था, 2 दफ़ा कर रहा था, वहाँ पे वो ट्री बन रहा था कॉल्स का। यहाँ भी चूंकि 2 मरतबा ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो एक ट्री सा बनेगा। अभी आंसर देखते हैं। तो जो पहली कॉल है वो है मिस्ट्री 348। 348 रिकर्सिव केस है। हम यहाँ पे आएंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होनी है, स्टेटमेंट एक लाइन में लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले इस लाइन में जब हम पहुंचेंगे तो मिस्ट्री 348 डिवाइडेड बाय 10, ठीक, 34.8 आंसर आता है। लेकिन चूंकि n ये जो एज इनपुट हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसकी टाइप इंट है, तो 34.8 में से सिर्फ वो जो इंटीजर वाला पार्ट है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है 34, वो पास ऑन होगा। तो कॉल होगी मिस्ट्री 34। 348 से एक कॉल होगी 34। जब और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, 348 से 34 पे चला, मिस्ट्री 34 पे चला जाएगा, एक्टिवेशन स्टैक पे टॉप पे अब मिस्ट्री 34 होगा। जब कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा, मिस्ट्री 34 सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर होगा स्टोर ए में। नेक्स्ट अगली कॉल होनी होगी, इस केस में जो नेक्स्ट कॉल होगी वो 348 मॉडुलस 10, बेसिकली रिमाइंडर बनता है 8, तो मिस्ट्री 8 होनी है। लेकिन पहले ऑब्वियसली कंट्रोल यहाँ जाएगा, जब ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली तब हम इस ब्रांच पे आएंगे। अभी देखते हैं। तो मिस्ट्री 348 से जो पहली कॉल होगी वो यहाँ होगी मिस्ट्री 34, इस लाइन पे कंट्रोल मिस्ट्री 34 पे आएगा। 34 बेस केस नहीं है, रिकर्सिव केस है, तो 34 से वंस अगेन 2 कॉल्स होनी है। पहले इस लाइन को देखते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 10, 3.4, इंटीजर पार्ट में 3 बचता है, तो अगली कॉल होगी मिस्ट्री 3। 3 बेस केस है, 10 टाइम्स 3 30 प्लस n यानी कि 3 33, तो यहाँ से 33 आंसर रिटर्न होगा और कंट्रोल वापस आएगा 34 वाली कॉल पे। बेसिकली एक्टिवेशन स्टैक से इस फंक्शन कॉल का डाटा पॉप हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। कंट्रोल जब वापस 34 पे आया है तो ये जो 33 वैल्यू है ये अब ए में स्टोर होनी है। नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा, अगली फंक्शन कॉल 34 मॉडुलस 10, रिमाइंडर में 4 आता है, तो अगली कॉल बनेगी मिस्ट्री 4। बेस केस है, 10 टाइम्स 4 40 प्लस 4 44, ये वैल्यू रिटर्न होगी। कंट्रोल वापस मिस्ट्री 4 से मिस्ट्री 34 पे आएगा और ये जो वेरिएबल b है इसमें अब 44 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ a में जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 33 और b में वैल्यू जो स्टोर्ड है दैट इज 44 अभी तक यहाँ पे हमें। अब यहाँ क्या होगा, 100 टाइम्स a 3300
प्लस बी यानी कि 3300 प्लस 44, ये आंसर आएगा 3344, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और कंट्रोल कहाँ जाएगा? 3344, ठीक। कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा? मिस्ट्री 348 पे। बेसिकली 348 से जो 348 से जो पहली कॉल हुई थी ये वाली, उसका आंसर आ गया है 3344। वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 348 मॉडुलस 10, रिमाइंडर में क्या बचेगा? 8। तो अगली कॉल होगी मिस्ट्री 8, बेस केस है, 10 टाइम्स 8 80 प्लस 8 88, ये वैल्यू रिटर्न होगी और कंट्रोल वापस 348 पे आ जाएगा। तो बेसिकली जब कंट्रोल वापस 348 पे आएगा, बी में 88 स्टोर होगा। अब अगली लाइन 348 कॉल की, 100 टाइम्स ए, तो 3344 टाइम्स 100 बनेगा 334400 प्लस 88, तो ये आंसर बन जाएगा 334488। तो इस एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा आप लोगों की स्किल्स इन्हांस करना है, ताकि कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम जब आपके सामने आए तो आप उसको ट्रेस कर सकें कि कौन सी कॉल्स किस ऑर्डर में और कैसे होंगी। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ आ रही होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले ही आप ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे करेक्टली। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर हम आइटरेटिवली किसी प्रोसीजर को सॉल्व कर सकते हैं और वो ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ हो रहा है, तो उसको रिकर्सिवली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो सिंपलर टास्क हैं उनमें रिकर्जन कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होता। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कोई भी टास्क आइटरेशन के बजाय रिकर्जन के थ्रू कैसे सॉल्व हो सकता है, आप वो भी थोड़ा सा देख लें। एक छोटी सी एग्जांपल है सर्चिंग के हवाले से। आपके पास एक एरे लिस्ट में कुछ वैल्यूज स्टोर्ड है, आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है, आइटरेटिवली आपको आता है, आप उस एरे के, या मैं लिस्ट कह लेता हूँ, लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर या तो आप लास्ट एलिमेंट तक सबको सर्च करेंगे, आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी और आप एग्जिट कर जाएंगे, आपका फंक्शन एग्जिट कर जाएगा और यूजर को बताएगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। दूसरी पॉसिबिलिटी, सर्चिंग के दौरान वो वैल्यू मिल जाती है, आप स्टॉप कर जाओगे, आपका फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। ठीक है, तो आइटरेटिवली कैसे होगा? एक लूप चलेगी while not end of the list, या for int I is equal to 1, I is less than equal to length। ठीक, आप वैल्यू हर स्टेप पे आई इंडेक्स को एडवांस करोगे, उस इंडेक्स पे अगर वैल्यू मिल जाती है आप रुक जाओगे, रिटर्न दैट वैल्यू और रिटर्न ट्रू, जो भी आपने करना है। और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो आप चलते जाओगे, कब तक? जब तक पूरी लिस्ट ट्रैवर्स नहीं हो जाती। ट्रैवर्स होने के बाद भी अगर वैल्यू नहीं मिली तो आप कहोगे वैल्यू नॉट फाउंड। सिंपल सा केस था। यही काम अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसी सर्चिंग के फंक्शन का एक इक्विवेलेंट रिकर्सिव फंक्शन लिखें, तो थोड़ा सा आपने सोचना है कि यहाँ बेशक स्लाइड्स को ना देखें, डिटेल्स को, और लिखने की कोशिश करें। तो पहले तो सोचें कि रिकर्सिवली कैसे फंक्शन डिजाइन किया जा सकता है। ऑब्वियसली एक रिकर्सिव केस होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डिफाइन द सर्चिंग वैल्यू टास्क in terms function in terms of or problem in terms of itself, यानी वही फंक्शन खुद को बार बार कॉल भी कर रहा हो। रिकर्सिव केसेस भी हों, आपने अब सोचना है कि रिकर्सिव केसेस कौन से बनते हैं, मैं कब तक सर्चिंग जारी रखूं, और बेस केस बेसिकली कब रुकना है। तो
इस केस में थोड़ा सोचें, एक बेस केस बनता है या एक से ज़्यादा बेस केसेस बनते हैं, सर्चिंग कब तक जारी रखनी है, क्या वो एक ही रिकर्सिव केस बनता है या एक से ज़्यादा। थोड़ा सा सोच के खुद ही कोड लिखें। जब आप कोड लिख चुके हैं उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड्स को देखना है। ठीक, मैं बड़ा क्विकली बताऊंगा। यहाँ हमारे पास फंक्शन है बूल वैल्यू इन लिस्ट। ठीक, एज आर्गुमेंट हम उस लिस्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं जिसमें सर्चिंग करनी है। मे बी जो यूजर है वो एज्यूम कर रहा है कि मल्टीपल एरे लिस्ट्स मेंटेन हो रही हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट में सर्चिंग करनी है, इसीलिए उस पर्टिकुलर लिस्ट का रेफरेंस पास हो रहा है। अगर आप एक ही लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं तो इस आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड आर्गुमेंट, इस फंक्शन को वो वैल्यू पास करनी है फंक्शन कॉल पे जो कि आप सर्च कर रहे हैं। तीसरा आर्गुमेंट इस फंक्शन को जो पास करना है दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक, पहली रिकर्सिव कॉल पे तो आप इंडेक्स 0 ही पास करेंगे। अभी हम देखते हैं हर रिकर्सिव कॉल पे अगर आगे जाने की जरूरत है स्टार्टिंग इंडेक्स अपडेट होता रहेगा। ठीक, बेस केस देखते हैं, बेस केसेस कौन से बनते हैं और रिकर्सिव केसेस कौन से बनते हैं। वन ऑफ द बेस केसेस, अगर सर्चिंग के दौरान वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो लिस्ट डॉट इन्फो, यहाँ इन्होंने एरे का नाम रखा हुआ है स्टार्ट इंडेक्स, तो पहली जो आप रिकर्सिव कॉल करेंगे उसमें लिस्ट का रेफरेंस पास करेंगे। लेट से हम कोई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो पास करेंगे और इंडेक्स 0 पास करेंगे। ठीक, तो हम कह रहे हैं अगर स्टार्ट इंडेक्स पे यानी इंडेक्स 0 पे वो वैल्यू मिल गई है, रिटर्न टाइप बूल है, रिटर्न ट्रू, बेस केस कहानी खत्म। एल्स इफ स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट डॉट लेंथ -1। ठीक, हम सर्चिंग कर रहे थे और करते करते जो स्टार्ट इंडेक्स है अभी हम देखेंगे वो लास्ट इंडेक्स के इक्वल हो गया है। तो जब लास्ट इंडेक्स ही स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स इस पॉइंट से लेकर लास्ट तक सर्चिंग करनी है और अभी वाली कॉल पे स्टार्ट इंडेक्स ही लास्ट इंडेक्स है, तो यानी हम पीछे तमाम लिस्ट सर्च कर चुके हैं। पहली कंडीशन, अगर इस स्टार्ट इंडेक्स जो कि अभी लास्ट इंडेक्स है इस पे वो वैल्यू मिलती तो ऑलरेडी ये चेक ट्रू हो चुका होता। ये अगर ट्रू नहीं हुआ दैट मीन्स वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगला, अगर स्टार्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स के इक्वल हो गया है और वो वैल्यू नहीं मिली, रिटर्न फॉल्स, ये दूसरा बेस केस हो गया। एल्स रिकर्सिव केस, हम अभी एंड पे भी नहीं पहुंचे, कहीं उससे पहले ही हैं और अभी वो वैल्यू नहीं मिली, तो क्या करना है, रिकर्सिव डेफिनेशन यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा, उसी लिस्ट का रेफरेंस या C++ के केस में एड्रेस जो है पॉइंटर पास करेंगे। वैल्यू तो हम हर दफा वही सर्च कर रहे हैं, वो मॉडिफाई नहीं हो रही। मॉडिफाई क्या हो रहा है, वो स्टार्ट इंडेक्स हो रहा है। इसको आप लो, एक लिस्ट है ऑफ साइज n, तो इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर n-1 तक। पहली रिकर्सिव कॉल हम यूं देख रहे हैं, वी वांट टू सर्च अ वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स n-1, तो जो प्रॉब्लम साइज है वो बिगर है। रिकर्सिव डेफिनेशन हमारे सामने है, जब तक वो वैल्यू ना मिले, अगर यहाँ नहीं है तो रिमेनिंग n-1 यानी 1 से लेकर n-1 इंडेक्स तक जो वैल्यूज हैं उनमें फाइंड करो। अगर इंडेक्स 1 पे भी ना मिले तो स्टार्ट इंडेक्स 2 हो जाएगा, यानी 2 से लेकर रिमेनिंग लिस्ट में फाइंड करो। तो बेसिकली हर पॉइंट पे हम कह रहे हैं अगर यहाँ नहीं है तो रिमेनिंग लिस्ट, यहाँ नहीं है तो रिमेनिंग लिस्ट। आप थोड़ा सा देखें, हर रिकर्सिव कॉल पे जो प्रॉब्लम साइज है, जो सर्च स्पेस है, वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। कहीं भी वैल्यू मिलेगी हम रुक जाएंगे, नहीं भी मिलती तो अल्टीमेटली बेस केस हमारा क्या होगा, हम सर्च करते करते तमाम लिस्ट सर्च कर चुकेंगे और हम कहेंगे कि वो लिस्ट नहीं मिली। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली अब तक समझ आ गई होगी, ये सर्चिंग का एक रिकर्सिव तरीका तो है लेकिन बेहतर नहीं है। क्यों? लेट्स से एक लिस्ट का साइज n है, n इज इक्वल टू 100, और वो वैल्यू इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लास्ट इंडेक्स पे है, तो 100 रिकर्सिव कॉल्स होंगी। हर रिकर्सिव कॉल पे एक्टिवेशन स्टैक पे ये जो फंक्शन कॉल है इसको जितने लोकल वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, जो रिटर्न एड्रेस है, ये तमाम मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है।
n लिस्ट का साइज है तो वर्स्ट केस में n रिकर्सिव कॉल्स और एक्टिवेशन स्टैक्स पे जो रिक्वायर्ड डाटा है वो उतना स्टोर हो रहा होगा। यही काम अगर हम आइटरेटिवली करते हैं तो एक लूप चलेगी वर्स्ट केस में n टाइम्स, वही एक फॉर लूप int I is equal to 0, I is less than equal to length minus 1, I plus plus, और आप नीचे if else conditions लगा देते हैं। ठीक, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आइटरेटिव प्रोसीजर की बहुत कम है। तो इस तरह का कोई टास्क अगर आपने कंप्लीट करना है तो काइंडली आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन ही यूज करें, रिकर्जन पे बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दूसरी एग्जांपल, सिंगली लिंक लिस्ट हम लोगों ने कवर की है इस सेमेस्टर के स्टार्ट में, और प्रिंट ऑपरेशन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा। लेट्स से यू वांट टू print all elements of a linked list, और आप क्या करते हो, you declare a temporary pointer variable, let's say temp of class node, you initialize temp with the address of the first node, temp is equal to start। प्रिंटिंग कब तक करनी है, जब तक तमाम कंटेंट्स प्रिंट नहीं हो जाते, तो you will say while temp is not equal to null, see out temp data, current node जो temp में एड्रेस है अगर वो नल नहीं है यानी किसी वैलिड नोड का एड्रेस है, let's say temp is equal to start, ठीक, वैलिड नोड का एड्रेस है, तो see out temp data और उसके बाद temp is equal to temp arrow next। जब तक temp में नल वैल्यू नहीं हो जाती, see out temp data, temp is equal to temp dot next। अब ये काम लिंक लिस्ट में बड़ी आसानी से इटरेटिवली हो सकता है। लेट्स से इटरेटिवली आपसे कहा जाए, और अभी आपने अगर स्टैक नहीं पढ़ी, राइट कोड ऑफ a print function that prints all contents of a singly linked list in the reverse order। तो अगर आपके पास ये लिंक लिस्ट है, कीप इन माइंड आपके पास किसी भी नोड में अगली नोड का एड्रेस तो है, पिछली नोड का एड्रेस नहीं है। आपके पास एक फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें हेड नोड का एड्रेस है, एक लास्ट के नाम से पॉइंटर वेरिएबल है लेट्स से, जिसमें टेल एंड वाली जो नोड है उसका एड्रेस है। आप temp इक्वल टू लास्ट करते हैं तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट नोड तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पिछली नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करते हैं लिस्ट की लेंथ n है, एनी नंबर, इस केस में 5 है। आप क्या करोगे, एक लूप आप इंक्लूड करोगे, फर्स्ट टाइम आपने लास्ट नोड प्रिंट करनी है, तो पहली मर्तबा एक नोड यानी कि लास्ट नोड प्रिंट करने के लिए वो लूप n टाइम्स चलेगी। ठीक, ये नोड प्रिंट होगी, उसके बाद कौन सी प्रिंट करनी है, पिछली वाली, इसका एड्रेस नहीं है तो वंस अगेन लूप चलेगी, कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, यहां रुकेंगे, ये प्रिंट होगा, n-2, n-3 एंड सो ऑन। ये अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ n, ये सीक्वेंस बनता है n plus n-1 plus n-2 plus so on 3 plus 2 और plus 1, जब लास्ट टाइम ये एक ही नोड रह जाएगी। ठीक, in terms of big O notation, the complexity of printing these n values in reverse order, जिस तरीके से मैंने बताया है, the complexity is big O of n square। ठीक, ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं नजर आ रही। तो यही टास्क अगर आपने परफॉर्म करना है और आप रिकर्सिवली करते हैं, हम स्टैक से इटरेटिवली भी कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सिवली करते हैं तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो ऐड होगी, लेकिन आसानी से एक गो में हो जाएगा। कैसे, देखते हैं छोटा सा फंक्शन। फंक्शन का नाम है void reverse print। एज आर्गुमेंट इस फंक्शन को हम नोड का एड्रेस पास करते हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, void है क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंटिंग करनी है। अब थोड़ा सा देखें, और वो जो मैंने शुरू में थोड़ी एग्जांपल्स करवाई थी जिसमें प्रिंटिंग रिकर्सिव कॉल से पहले करनी है या बाद में करनी है, उससे फर्क पड़ रहा था, हमने यहाँ थोड़ा सा उसको यूज करना है। रिकर्सिव केस है, इफ लिस्ट पॉइंटर जो एड्रेस हमने पास किया है दैट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो,
पहले वही फंक्शन दोबारा कॉल करो विद द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर नोड, यानी पहली कॉल पे अगर हमने कहा है स्टार्ट का एड्रेस पास किया हेड नोड का, ठीक है, टेम्प लिस्ट पॉइंटर में, तो ये लिस्ट पॉइंटर के पास नल वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा विद द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। वंस अगेन ये नल नहीं है, यहाँ पे किसी नोड का वैलिड एड्रेस है, तो पहले अगली नोड पे जाएंगे, नल नहीं है अगली नोड, नल नहीं है अगली नोड, पास्ट एड्रेस नल नहीं है, वैल्यू अगली नोड, अगली वैल्यू क्या है, नल, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल। तो जब नल वैल्यू के साथ ये फंक्शन कॉल होता है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। बेसिकली हम बेस केस पे ही पहुंच गए हैं, लेकिन हमने कोई एल्स स्पेशली अलग से कंडीशन ऐड नहीं की। भाई अगर रिकर्सिव केस नहीं है, कुछ भी ना करो, क्योंकि कुछ हमने प्रिंट नहीं करना, तो नल वाले केस में ये फंक्शन इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल कहाँ आएगा, ई से कंट्रोल आगे गया था, तो कंट्रोल आएगा वापस ई के पास, ई वाली कॉल के पास। कौन सी लाइन पे, जब ई का एड्रेस पास हुआ था, लिस्ट पॉइंटर के पास वैलिड नोड का एड्रेस नल नहीं था, तो यहां से हम चले गए थे नेक्स्ट नल पे, कंट्रोल वापस ई वाली कॉल पे आया है, तो अगली लाइन पे लिस्ट पॉइंटर इन्फो डाटा पार्ट प्रिंट हो रहा है, तो अब ई प्रिंट होगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ई से कंट्रोल जाएगा डी पे, तो डी पे इस लाइन पे आगे ई के लिए कॉल गई थी, अब कंट्रोल डी पे वापस आया है, अब प्रिंट होगा अगली लाइन पे डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो ऐसा करने से ई डी सी बी ए, ठीक है, हमने n टाइम्स गए आगे, कॉल्स की हैं, ठीक है, एक्टिवेशन स्टैक पे हर मर्तबा एक नया एड्रेस, एक नई फंक्शन कॉल और उसके वेरिएबल्स और तमाम डाटा पुश होता रहा है, और वापस जब कॉल्स वापस आई हैं, ठीक है, पिछले कॉलिंग फंक्शन पे कंट्रोल आया है, तब हमने प्रिंटिंग की है, तो रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंटिंग हो गई है। थोड़ा सा सोचें, क्या अब भी जो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या अब भी बिग O ऑफ n स्क्वायर बनती है या नहीं, थोड़ी है, ठीक, एज कंपेयर टू आइट्रेशन। आप थोड़ा सा सोचें। दूसरे एंड पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जरूर सोचें। आइट्रेटिवली जब हमने किया था, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n स्क्वायर थी, यानी n स्क्वायर स्टेप्स में जैसे जैसे n बढ़ता है रेट ऑफ ग्रोथ भी वो n स्क्वायर, आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो आपको आइडिया होगा, रेट ऑफ ग्रोथ उसका n स्क्वायर था। क्या यहाँ भी जैसे जैसे n बढ़ेगा रिकर्जन वाले केस में, क्या रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग का रेट ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर बढ़ के लिहाज से बढ़ेगा या नहीं। दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सोचें, आइटरेटिव प्रोसीजर में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम थी या रिकर्सिव प्रोसीजर में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं रिकर्जन के। हमने जो ज़्यादातर एग्जांपल्स देखी हैं आज के लेक्चर में, इनमें रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है। We have seen recursive functions which are calling themselves directly only once, which was the case in the example of factorial. We saw few examples in which a function is calling itself directly multiple times. This happened in the case of Fibonacci series. I think I said earlier, it is not necessary that a recursive function calls itself directly. A recursive function may also call itself indirectly. ठीक है, let's say we have two functions a and b. हो सकता है a रिकर्सिवली b को कॉल करे, जब तक बेस कंडीशन मीट नहीं होती b a को कॉल करे, a b को कॉल करे, और जब बेस केस हिट हो तब ये प्रोसेस रुक जाए। हो सकता है तीन फंक्शंस हों, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेट्स से a b c, a b को कॉल करता है, b c को, c b को, b a को, तो बहुत सारी इफ एल्स कंडीशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि a b c एक चेन हो। a कभी कभी खुद को भी कॉल करेगा, कभी b को कॉल करेगा, b कभी खुद को करेगा, तो कम होगा, लेकिन कहने का मकसद है कि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि रिकर्सिव फंक्शन खुद को डायरेक्टली ही
और या इनडायरेक्टली कॉल कर रहा हो, तो इस तरह की रिकर्सिव चेन्स बन सकती हैं। उम्मीद है जो कंटेंट्स थे वो क्लियरली एक्सप्लेन मैं कर पाया हूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो कोर्स मैंने ऐड किया है उसमें जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आप क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं, या जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चंस पोज कीजिएगा और वहाँ पे इंशाल्लाह हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।